हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास टारगेट विथ राजेश सर में। मैं हूं आपका राजेश सर। विज्ञान प्रश्नोत्तरी को लेकर के एक बार फिर आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। चलिए बिना देर किए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है। जो आपकी स्क्रीन दिख रही है उसमें पहला प्रश्न दिख रहा है, फटाफट इसका जवाब दें। निम्नलिखित में से कौन सी बीमाहीन राशि है? विकृत, प्रतिबल, ऊष्मा की मात्रा, विशिष्ट ऊष्मा। तो चलिए देखते हैं। विकृत जो होता है इसके बराबर लंबाई में वृद्धि बट्टे प्रारंभिक लंबाई या क्षेत्रफल में वृद्धि बट्टे प्रारंभिक क्षेत्रफल। तो ऊपर लंबाई बट्टे में यानी अनुपात में भी लंबाई, ऊपर क्षेत्रफल फिर बट्टे में भी क्षेत्रफल। तो इनके लिए कोई भी राशि नहीं बचती है, अर्थात विकृत जो है यही राइट आंसर होगा, बीमाहीन राशि है। तो निम्नलिखित में कौन सी बीमाहीन राशि? तो पहला ऑप्शन ही हमारा बीमाहीन राशि है। और सबके बीमाओं को देखते हैं। प्रतिबल जो होता है यह दाब बट्टे क्षेत्रफल होता है, बल बट्टे क्षेत्रफल होता है। प्रतिबल जो है यह दाब के बराबर होता है, जिसके बराबर लिखते हैं बल बट्टे क्षेत्रफल। और इसकी बीमा होती है ml पे -1 t पे -2, ml पे -1 t पे -2। यह प्रतिबल की बीमा है। ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, तो इसकी बीमा ml² t पे -2 होती है। फिर विशिष्ट ऊष्मा है L² t पे -2, L² t पे -2। यह विशिष्ट ऊष्मा की बीमा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा बीमाहीन कौन है? तो विकृत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। समान मात्रा तथा त्रिज्या के निम्नलिखित में से किस प्रकार के पहिए का जड़त्व आघूर्ण सर्वाधिक होगा? तो अगर समान मात्रा है और समान मात्रा में त्रिज्या के पहिए का जड़त्व आघूर्ण पूछा जा रहा है तो वह वलय होता है। वलय का जड़त्व आघूर्ण सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक जड़त्व आघूर्ण वलय का होता है, जो होता है EMR²। जड़त्व आघूर्ण EMR²। वलय का जड़त्व आघूर्ण सबसे अधिक होता है, जो EMR² होता है, जहाँ पे M जो होगा वह द्रव्यमान होगा और R जो होगा वह त्रिज्या होगा। तो M द्रव्यमान है, R त्रिज्या है। राइट आंसर वलय। नेक्स्ट प्रश्न आपका। जब कोई द्रव एक छिद्र में होकर प्रवाहित होता है तो बाहर निकलने वाले द्रव के आयतन की दर निर्भर करती है। तो ध्यान देंगे, जब कोई द्रव एक छिद्र से होकर के बाहर निकलता है, इससे अगर द्रव बाहर निकल रहा है तो द्रव का आयतन की दर निर्भर करती है, तो यह घनत्व पर निर्भर करती है, क्योंकि घनत्व जो होता है यह द्रव्यमान बट्टे आयतन होता है। घनत्व द्रव्यमान बट्टे आयतन होता है। तो जब किसी भी परिच्छेद की नली हो, उस नली से जो भी द्रव बाहर निकलता है वही द्रव इंटर करता है, यानी जो द्रव इंटर करता है वही बाहर निकलता है। तो इस द्रव के आयतन की दर किस पर निर्भर करेगी? तो द्रव के घनत्व पर निर्भर करेगी। तो राइट आंसर हमारा द्रव का घनत्व होगा। नेक्स्ट प्रश्न। एक व्यक्ति घर्षण रहित क्षैतिज तल पर बैठा है, बाहर आने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? तल को जोर से दबाना पड़ेगा, तल पर रेंगना होगा, या कूद कर बाहर आना होगा, या जिस दिशा में जाना चाहता है उसके विपरीत दिशा में थैला फेंकना होगा। तो एक व्यक्ति है घर्षण रहित, यानी ऐसे तल पे है जिस पे घर्षण नहीं है, तो अगर उस तल पे बैठा है तो बाहर आने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? तो राइट आंसर हमारा होगा जिस दिशा में उसे जाना होगा उसके विपरीत दिशा में अपना थैला फेंकना होगा। तो विपरीत दिशा में थैला फेंकेगा तो वह बाहर जाने के लिए प्रेरित होगा। तो राइट आंसर हमारा जिस दिशा में जाना चाहता है उसके विपरीत दिशा में तो उसे थैला फेंकना होगा। घर्षण होता क्या है? दो संपर्क तलों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसी को घर्षण बल कहते हैं। संपर्क तलों के बीच लगने वाला आकर्षण।
एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। एक पियानो के तार का तनाव 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन है। दोगुनी आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने के लिए तनाव कितना होगा? तो एक पियानो है, उस पियानो का जो तार है उसका तनाव 10 न्यूटन का है। तनाव एक प्रकार का बल होता है। दोगुनी आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने के लिए तार में कितना तनाव होगा? तो इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे कि F1 फ्रिक्वेंसी पहले की, तो F1 बट्टे F2 बराबर √T1 बट्टे T2, यह सूत्र हमारा प्रयोग होगा। तो इस पे जब सॉल्व करेंगे तो पहले उसकी आवृत्ति 1 रही होगी और दोगुनी आवृत्ति की जा रही है, तो 1/2, और फिर पहले जो तनाव था वह 10 था, तो बाद का पूछा जा रहा है, तो रूट में 10 बट्टे करड़ी यानी रूट में T, इतना बनेगा। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो वर्ग जब दोनों पक्षों का करेंगे तो 1/4 होगा और 10 बट्टे कड़ी हट जाएगी, T2 हो जाएगा। तो T2 बराबर 10 चौक 40 न्यूटन होगा। राइट आंसर 40। दोगुनी आवृत्ति का तनाव उत्पन्न करने के लिए दोगुनी आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने के लिए जो उसका तनाव होगा वह 40 न्यूटन होगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित होता है। तो एक लौह चुंबकीय पदार्थ कौन होता है जिसमें चुंबकीय गुण बहुत अधिक हो? अनुचुंबकीय पदार्थ कौन होता है जिसमें चुंबकीय गुण लौह चुंबकीय से कम हो? तो लौह चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण को कम करता है। तो एक लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित होता है, मतलब अपने चुंबकीय गुण को कम करता है। तो किस पे? क्यूरी ताप के नीचे? नहीं। क्यूरी ताप पर? नहीं। क्यूरी ताप से ऊपर? क्यूरी ताप से ऊपर जाने पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित होता है। क्यूरी ताप कहते किसे हैं? क्या होता है क्यूरी ताप? कि वह ताप जिस पर कोई चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण को परिवर्तित कर देता है उसे क्यूरी ताप कहते हैं। तो लोहे का क्यूरी ताप 770 डिग्री सेल्सियस होता है। तो राइट आंसर क्यूरी ताप के ऊपर। फिर अगला प्रश्न हमारा एक न्यूमेरिकल है। किसी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु 20 वर्ष है। यदि किसी ब्लॉक में इस तत्व का 10 ग्राम हो तो कितने वर्ष में उस ब्लॉक में तत्व का केवल 2.5 ग्राम रह जाएगा? तो कितने वर्ष में हमसे टी पूछा जा रहा है। अर्धायु 20 वर्ष है, टी हाफ 20 वर्ष दे रखा है। हमारा फार्मूला होगा R बराबर R0 1/2 के घात n। तो R जो होता है वह शेष मात्रा होती है, तो 2.5 होगा। यह R0 जो है प्रारंभिक मात्रा है, तो प्रारंभिक मात्रा 10 होगा और 1/2 के घात n होगा। 10 या 2.5 बट्टे 10 हो जाएगा, 1/2 के पावर n होगा। 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 25/100 बराबर 1/2 के पावर n। 25 चौका 100 होगा, तो 1/4 के बराबर 1/2 पर n होगा। तो इस प्रकार 1/2 के पावर 2 बराबर 1/2 के पावर n होगा, तो n बराबर 2 आएगा। यानी कुल उसके अर्धायुओं की जो संख्या हो गई 2 हो गई, n बराबर 2 आ गया। तो फार्मूला होता है कितने समय, यानी t बराबर n टी हाफ। तो t बराबर n का मान 2 आया, टी हाफ का मान 20 है, तो 20 दूनी 40, तो 40 वर्ष होगा। राइट आंसर 40 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न, 4 स्ट्रोक इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? तो जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है वह ऑटो चक्र पे आधारित होता है। 4 स्ट्रोक इंजन हमेशा ऑटो चक्र पे आधारित होता है, कार्नो चक्र पे नहीं, बॉयल चक्र, डीजल चक्र पे नहीं। 4 स्ट्रोक इंजन ऑटो चक्र पे आधारित होता है। राइट आंसर ऑटो चक्र।
नेक्स्ट प्रश्न होगा, खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? जवाब देंगे इसका डॉक्टर सी वी रमन, विक्रम साराभाई, सत्येंद्र नाथ बोस। इसका राइट आंसर प्रोफेसर चंद्रशेखर। खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया प्रोफेसर चंद्रशेखर जी हैं। राइट आंसर प्रोफेसर चंद्रशेखर। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है एक गैस है जो ठंडी गैस है, यह फ्रेयान श्रेणी की गैस है जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटरों में किया जाता है। शॉर्ट में इसे CFC कहते हैं। तो इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल कहाँ होता है ज़्यादातर? तो रेफ्रिजरेटर, AC कूलर फ्रिज जो AC फ्रिज जो होगा उसी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की है? अमुंदसन, रॉबर्ट पियरी, जॉन केबोट, तासमान। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की है और जो दक्षिणी ध्रुव होता है उसकी खोज अमुंदसन ने की है। दक्षिणी ध्रुव की खोज अमुंदसन ने की है और उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी। उत्तरी ध्रुव रॉबर्ट पियरी, दक्षिणी ध्रुव अमुंदसन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक में स्थित नहीं होता? प्रोटॉन स्थित होता है, इलेक्ट्रॉन स्थित होता है, न्यूट्रॉन स्थित होता है। मेरान नाभिक का कण नहीं है। मेरान परमाणु के नाभिक का कण नहीं है, तो इसका राइट आंसर मेरान होगा। राइट आंसर मेरान। तेरह नंबर प्रश्न पे, अधिकतम जैविक क्षति किसमें होती है? तो अधिकतम जैविक क्षति एक्स किरण में नहीं होती, अल्फा किरण में नहीं होती, बीटा किरण में। जैविक क्षति सब में होती है लेकिन अधिकतम जैविक क्षति गामा किरण में होती है। अधिकतम जैविक क्षति गामा किरणों में होती है। राइट आंसर गामा किरणें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो वायु से वायु में भेजने वाला जो प्रक्षेपास्त्र है वह अस्त्र है। राइट आंसर अस्त्र। वायु से वायु के लिए अस्त्र का प्रयोग करते हैं और अन्य माध्यम में शस्त्र की बात होती है। तो वायु से वायु वाला जो प्रक्षेपास्त्र है वह अस्त्र है। राइट आंसर अस्त्र। एक्स किरणों की खोज किसने की है? एक्स किरणों की खोज करने वाले वैज्ञानिक रॉन्टजन हैं। रोएंटजन। एक्स किरणों की खोज करने वाले वैज्ञानिक रॉन्टजन हैं। फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की है। रॉन्टजन ने एक्स किरणों की खोज की। राइट आंसर रॉन्टजन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नौसेना के निम्नलिखित जहाज़ों में से विमान वाहक की पहचान कीजिए। तो नौसेना के निम्नलिखित जहाज़ों में से विमान वाहक जो हैं INS विराट। नौसेना के निम्नलिखित जहाज़ में से विमान वाहक जो हैं वह INS विराट है। INS विराट। राइट आंसर हमारा INS विराट। INS विराट। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, वायुयान का आविष्कार किसने किया है? वायुयान का आविष्कार
आरविल राइट एंड विल्बर राइट, ये राइट ब्रदर वायुयान का आविष्कार करने वाले हैं। आरविल राइट एंड विल्बर राइट, वायुयान का आविष्कार आरविल राइट एंड विल्बर राइट। राइट आंसर हमारा आरविल राइट एंड विल्बर राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे, बारूद का आविष्कार किसने किया? तो बारूद का आविष्कार किसने किया है? तो बारूद का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक, आप लोगों ने प्रश्न देख लिया होगा, देखिए फिर से हम आंसर समझिए। बारूद का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं है, अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं है, एल्फ्रेड नोबेल भी नहीं है। बारूद का आविष्कार करने वाले रोजर बैकन है। राइट आंसर हमारा रोजर बैकन। बारूद का आविष्कार रोजर बैकन ने किया है। चलिए सेकेंड लास्ट प्रश्न देखें, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेट इंजन का आविष्कार कार्ल बेंज, माइकल फैराडे नहीं, थॉमस सेबरी नहीं। जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक व्हिटल ने किया है। जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक व्हिटल ने किया। राइट आंसर सर फ्रैंक व्हिटल। लास्ट प्रश्न, सौर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ होता है। तो जो सौर बैटरी यानी सोलर पैनल, सौर बैटरी का तात्पर्य सोलर पैनल से है। सोलर पैनल जो होते हैं वह उपधातुओं के बनाए जाते हैं और उपधातुओं में जर्मेनियम और सिलिकन की मुख्य भूमिका होती है। तो राइट आंसर सिलिकन। सौर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ सिलिकन होता है। राइट आंसर हमारा सिलिकन। तो सौर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ सिलिकन है।